गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग अपने ऐप के थ्रू हम लोग आज स्टडी करेंगे बर्नर थ्योरी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टू टाइप्स के थे, डबल शॉर्ट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स शॉर्ट कंपाउंड। इसके बाद डबल शॉर्ट कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स शॉर्ट कंपाउंड क्या है, इसके बारे में स्टडी किया। और इन दोनों में क्या डिफरेंट है इसके बारे में स्टडी किया। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो वो 5 टर्मिनोलॉजी है, उनमें से हमने स्टडी किया आयनिक स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इसके बाद हमने स्टडी किया कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं हम उनका आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे। तो फार्मूले से नेम से फार्मूला भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फार्मूले से उसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, और हमारे पास आईयूपीएसी नेम है तो नेम के द्वारा उसको फार्मूला कैसे बनाएंगे। इसके बाद जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके 6 टाइप्स थे, वो प्रत्येक टाइप्स के हमने स्टडी किया है, चाहे वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो, लिगेंड आइसोमेरिज्म हो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म हो और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो। ठीक है, वो हमने स्टडी किया। इसके बाद आज हम लोग उसी की नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया हुआ है बर्नर थ्योरी। बर्नर थ्योरी, एक साइंटिस्ट है अल्फ्रेड बर्नर। कहने का मीन्स ये कि ये थ्योरी क्यों दी गई, इस थ्योरी की हमें क्या आवश्यकता पड़ी। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप क्या होगा, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्ड है, या तो आयनिक बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, जो उसमें बॉन्ड है उस बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड बर्नर ने एक थ्योरी दी है, वही थ्योरी है बर्नर थ्योरी। मतलब किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड है, तो बॉन्ड हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्ड है उन बॉन्ड का नेचर कैसा है, उस कंपाउंड का शेप कैसे होगा, इसका डिटरमिनेशन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड बर्नर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी और वही हुई बर्नर थ्योरी। इस बर्नर थ्योरी में अल्फ्रेड बर्नर साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में बतलाए हैं और वही पोस्टुलेट्स आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, या तो वो रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो, उसमें मैक्सिमम 4 या 5 उनके पोस्टुलेट्स हैं। हम आपको प्रत्येक पोस्टुलेट्स जो उनके होते हैं आज हम वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड बर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है COCl3.NH3। ये इसका फार्मूला है। जो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, COCl3.6NH3। प्रिय स्टूडेंट्स,
यदि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम देखें और इसका हम, ये तो इसका कॉमर्शियल नेम है, इस कंपाउंड का ये कॉमर्शियल नेम है, ठीक है, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। यदि इसका कोई आईयूपीएसी नेम पूछे तो आईयूपीएसी नेम बताने में थोड़ा को दिक्कत जाएगी। दिक्कत क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, मतलब कौन लिगेंड होगा, कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, आयनिक स्फीयर में होगा। केवल एक कंफर्म हो रहा है कि यदि कोबाल्ट है, यदि मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। लेकिन जो ये अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, ये भी कंफर्म है कि जो हमारे आयनिक स्फीयर होते हैं लेफ्ट राइट, उसमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो जो अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल है, ये भी कंफर्म है कि लिगेंड होगा। क्या होगा? लिगेंड होगा। इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। जब क्लोरीन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव तो ये लिगेंड भी हो सकता है और आयनिक स्फीयर में भी हो सकता है ना। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही ये आयनिक स्फीयर में बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जैसे बना लेंगे तो इसके नेम को, आईयूपीएसी नेम को बतलाने में आसान होगा। सुनो कैसे। इसका स्ट्रक्चर है CO NH3 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 और ये हो गया NH3। 6 अमोनिया हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद ये जो क्लोरीन है, ये हमने डॉटेड लाइंस क्लोरीन कर दिया, ये क्लोरीन हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये देखो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया हमने। और क्लोरीन 3 है, 1 2 3, ये क्लोरीन 3 हो गया और ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है। अब देखें, आप जब इसके हम पासवर्ड्स, वर्नर थ्योरी के पासवर्ड्स के बारे में बताएंगे तो आपको कंफर्म होगा कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है। यदि हम इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड में प्रेजेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करते हुए वर्नर थ्योरी के कुछ पासवर्ड्स बताएंगे, तो जैसे पासवर्ड्स आपको समझ में आएंगे वैसे आप इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, ठीक है। कैसे? ठीक है, सुने क्या कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उसमें प्रेजेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए 1893 में अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, उसे वर्नर थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, फर्स्ट पॉइंट, पहला पोस्टुलेट सुनो क्या है। जो ये सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है। सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है। टाइप फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, टाइप सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है। टाइप फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, टाइप सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है हम उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम सॉलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम सॉलिड लाइन से क्या करेंगे, शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट फर्स्ट क्लियर हो गया ना कि मतलब अल्फ्रेड वर्नर ने किसी भी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड कौन कौन से पासवर्ड्स दिए हैं। तो पहला पासवर्ड क्लियर हो गया। पहला पासवर्ड क्या था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है। टाइप फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है हम उसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं और जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम सॉलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं,
ठीक है। इसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया। जो इसका सेकंड पोस्टुलेट है, जो सेकंड पोस्टुलेट है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, मतलब वो आयनों में ब्रेक हो जाती होगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी की जो नंबर है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डिफिनिट है, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो नॉन आयोनाइजेबल है। यदि वो नॉन आयोनाइजेबल है, वो ब्रेक नहीं होती, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? फिक्स होती है, डिफिनिट होती है किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप और साइज का डिटरमिनेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप या साइज का डिटरमिनेशन हम सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू ही करते हैं। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड के शेप या साइज का डिटरमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा। फिफ्थ पॉइंट, जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम का सैचुरेशन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इस कोबाल्ट के सैचुरेशन, इस कोबाल्ट का जो सैचुरेशन होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही होगा, ठीक है। पहले केस क्या हुआ कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, उसमें कितने डी ऑर्बिटल वैकेंट है, मतलब कितने लिगेंड से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब इसके पास कितने आयनिक बॉन्ड, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, वो किस पर डिपेंड करेगा? सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंड करेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो सैचुरेशन होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद एक पॉइंट देखो और होता है 6 पॉइंट, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का अट्रैक्शन फोर्स 2 टाइप का होता है, एक आयनिक स्फीयर से और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर से, मतलब एक आयनिक बॉन्ड के द्वारा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से यदि कोई आपसे क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि वर्नर थ्योरी क्यों दी गई, तो आप बताओगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो उसका स्ट्रक्चर है या उसमें जो प्रेजेंट बॉन्ड है उसके नेचर को शो करने के, एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में जो थ्योरी दी है उसे हम वर्नर थ्योरी कहते हैं। और वर्नर थ्योरी में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। वो पोस्टुलेट्स कौन-कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं। सेकंड, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोजेबल होती है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोजेबल होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि वो नॉन आयोजेबल होती है, जब वो ब्रेक नहीं होती तो वो फिक्स होती है, अर्थात जो उसकी नंबर है वो डिफिनिट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हम सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप और साइज का डिटरमिनेशन करते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, वो आगे हम आपको एग्जांपल देके और बताएंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो सैचुरेशन है वो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही होता है। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम पर 2 टाइप्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक आयनिक स्फीयर के द्वारा और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के द्वारा, ठीक है। अब इसको कॉपी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम बता रहे हैं, आप प्रॉपर बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। आप लिखोगे इन 1893, जो थ्योरी है कब दी गई है? 1893 में। इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट यूज his theory। इसके बाद लिखेंगे the some important postulates
ऑफ दिस थ्योरी, पॉइंट फर्स्ट पहले आप लिख देंगे कि इन 1893 उसको क्या लिखेंगे 93 अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट used his theory to explain, थ्योरी क्यों दी गई, to explain structure and nature of bond present in complex compound, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर और प्रेजेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिख लोगे आप, स्टार्ट लिखोगे in 1893 अल्फ्रेड वर्नर used his theory to explain the structure and nature of bond present in complex compound. Some important postulates of this theory. Point first, two types of valency in central metal atom. ठीक, two types of valencies of central metal atom in complex compound. किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी टू टाइप्स की होती है। तो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज displayed by dotted line and secondary valence is displayed by solid line. पहला पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। पहला पॉइंट लिखोगे आप कि टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज डिस्प्लेड बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डिस्प्लेड बाय सॉलिड लाइन। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला हमने कि जो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोजेबल होती है। तो लिखोगे आप कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोला हमने कि जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। तो लिखोगे आप कि the number of secondary valencies are fixed. The number of secondary valencies are fixed of complex compound. ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोला कि किसी भी कंपाउंड के शेप और साइज का जो डिटरमिनेशन होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा ही होता है। तो लिखोगे आप कि the determination of shape and size of complex compound by secondary valencies। इसके फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसका सिचुएशन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा होता है। तो लिखोगे कि द सिचुएशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अराइज बाय प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। द सिचुएशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अराइज बाय प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखोगे the central metal atoms are ions into two attraction force. First, ionic sphere, second, coordination sphere. For example लिखोगे आप ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसको लिखने के बाद आप उसका मॉलिक्यूल फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद आप ये बनाएंगे, ठीक। और जब आप ये बना लेंगे और इसके पासवर्ड्स आप क्लियर कर लिए तो इसका नेम बता सकते हैं। नेम कैसे बताएंगे, देखो CO, ये सेंट्रल एटम हो गया। अमोनिया न्यूट्रल है, ये कन्फर्म में लिगेंड होगा। एनेस्टरी का हो गया, बोलो क्या, होल 6। इसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हमने शो किया है डॉटेड लाइन से। ये जो डॉटेड लाइन से है तो कन्फर्म में क्या होगा, बाहर होगा, वो आयनिक स्फीयर में होगा। तो ये बोलो क्या होगा, Cl3 हो गया। अब इसका नाम बना दोगे आप हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, परफेक्ट। इसके बाद उसका नेम ये लिख दोगे, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जो अल्फ्रेड वर्नर है उन्होंने एक इस पर
और एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या किए हैं? एक्सपेरिमेंट ये किए वो कि जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उन्होंने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया और मिलाने के बाद उन्होंने हीट किया तो देखा कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में निकल जाता है, HCl एसिड के रूप में निकल जाता है। जब इस कंपाउंड में कंसंट्रेट H2SO4 को मिलाकर हीट करते हैं तो जो क्लोरीन एटम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है वो आणविक बॉन्ड से बॉन्डेड है, अर्थात वो एल्जेबल है, अर्थात जब वो एल्जेबल है ब्रेक हो जाता है इसलिए वो HCl फॉर्म कर लिया। लेकिन अमोनिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि जो अमोनिया है वो सेंट्रल न्यूट्रल के साथ सेकेंडरी वैलेंसीज अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है जो कि नॉन आयोनाइजेबल होती है, और जब वो नॉन आयोनाइजेबल होती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसमें कंसंट्रेट HCl मिलाकर के हीट किया, और जब कंसंट्रेट HCl मिलाकर के हीट किया तब भी उन्होंने देखा कि अमोनिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अर्थात जो अमोनिया है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, अर्थात नॉन आयोनाइजेबल है, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो लिख लोगे आप ना, क्या क्या लिखोगे? इसी आ ही गया, एक्सप्लेन दी वर्नर थ्योरी विद एग्जांपल, तो आप बिल्कुल इधर लिख लोगे। इन 1893 अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट used his theory to explain structure and nature of bond present in complex compound. Some important postulates of this theory: point first, two types of balances of central metal atom in complex compound: primary valencies and secondary valencies. Primary valence is displayed by dotted line and secondary valency is displayed by solid line. Second point, primary valency are ionizable valency and secondary valencies are non-ionizable valency. ठीक है? Third point, the number of secondary valencies are fixed. The number of secondary valencies are fixed of complex compound. Fourth point, the determination of shape and size or structure of complex compound by secondary valencies. Fifth point, the saturation of central metal atom ions by primary secondary valencies. Sixth point, the central metal atom ions into two attractive force, ionic sphere and coordination sphere. For example, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसके बाद फार्मूला इस पर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारे कंपाउंड है उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप कैसा होगा। अभी ने बोला ना कि उनके शेप के बारे में भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका शेप कैसे होगा, तो शेप को बतलाने से पहले उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन को कंफर्म कर लेंगे तो उसका हम शेप बता सकते हैं। साथ ही साथ उसका नेचर कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो कहने का मीन्स हमारा क्या, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो उसका पूरे का अपन कंक्लूजन निकाल लेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमें देखना है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, यदि हाइब्रिडेशन कंफर्म हो गया तो इसका शेप कंफर्म हो जाएगा। ये डाईमैग्नेटिक जो पैरा है वो भी आपको बताएंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सभी, डाईमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन एम्बिएंट पेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक हो गया। इसके बाद ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो वाली हेडिंग जो होगी अगली हेडिंग है determination of shape of complex compound.
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। वाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। मतलब जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है आपने पढ़ाई 11th क्लास में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी कुछ यूजेज हम यहाँ करेंगे, और जब उसका यूज हम यहाँ करेंगे तो उसका जो शेप और साइज जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंफर्म होगा, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने हेडिंग क्या लिख दिया है, डिटरमिनेशन ऑफ शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप और साइज का निर्धारण कैसे करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में हालांकि हम आपको पूरी चीज सिखाएंगे, चाहे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने सिलेबस में केवल 2 ही दिया हुआ है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, अथवा ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है तो हम उसके शेप और साइज का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अपने एनसीईआरटी सिलेबस में ये 2 ही केवल दिया हुआ है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, या तो 4 हो या तो क्या बोलो 6 हो। तो आप इसमें कर सकते हो ए बी। हम आपको दोनों एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला है डिटरमिनेशन ऑफ शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। मतलब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप का डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिनेशन ऑफ शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। ऐसे 4 का पढ़ेंगे, फिर इसका आगे बोलो 6 का आएंगे, लेकिन पहले हम 4 का ही देख लेते हैं, ठीक। लेकिन प्रयास ये करेंगे कि आपको चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 कुछ भी हो, हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे, ट्रिक बतलाएंगे और उसके थ्रू आपको निकालना सिखाएंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है NiCl का होल 4 2 नेगेटिव, ये कंपाउंड लिखा हुआ है NiCl का होल 4 2 नेगेटिव। तो पहला तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, ये हो गया x -4 -2, उधर गया +4 तो +2 आएगा ना। टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन, टेट्रासाइनोनिक्लेट, क्यों क्या नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा 2 नंबर में आएगा, डिटरमिनेशन ऑफ शेप और साइज, डिटरमिनेशन ऑफ शेप और साइज ऑफ टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन बाय हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा ये प्रूव कीजिए कि इसका शेप या साइज कैसा होगा। डिटरमिनेशन ऑफ शेप और साइज ऑफ टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो दोनों एक ही है, या तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा पूछे या हाइब्रिडाइजेशन से पूछेगा, हमने एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला काम क्या होगा, तो हम आप एग्जांपल लेके चलते हैं, ये ठीक है, एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं। देखो एग्जांपल है NiCl का होल 4 क्या है 2 नेगेटिव। तो सुनो, पहला का हमारा ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है
उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो जो सेंट्रल मेटल एटम Ni है, निकिल है, तो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, Ni2 पॉजिटिव होगी। क्या होगी, Ni2 पॉजिटिव। मतलब देखो ऐसे, NiX हो गया, Cl का -1 तो ये 4 तो -4 इक्वल टू ये पावर -2 लगा हुआ है, तो X इक्वल टू हो गया -2 + 4, X इक्वल टू बोलो क्या हो गया +2 हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम निकिल है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन बोलो क्या होगी 2 पॉजिटिव होगी, +2 होगी। ठीक है, +2 होगी। अब चलो, जब +2 हुई तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20th में 2 लेस कर दो तो 20 क्या होगा 6 होगा, तो ये हो गया 26 हो गया। जो निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब इस पर Ni2 पॉजिटिव है, निकिल 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। जब लेस होंगे तो क्या होगा 26 हो गया। अभी 26 हुआ, इसके बाद इसका क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेकिन एक काम करेंगे, आज यहां पर ही क्लास भर करना है, क्योंकि हमारी थोड़ा हिंदी मीडियम क्लास है। अब इसके बारे में हम आपको जस्ट इसके आगे मतलब कल हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी कंपाउंड के शेप और साइज का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, बैलेंस पार्ट थ्योरी के द्वारा या तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, तो उसके बारे में हम कल आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से आज हमने केवल पढ़ा है वर्नर थ्योरी के बारे में, डिटेल्स पढ़ा हमने, तो उसमें कोई आपको दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल कंफर्म कर लो। ठीक है, सभी को हमारी ओर से थैंक यू।